नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत को समर्पित हमारे खास शो बिजनेस बादशाह में आपका बहुत स्वागत है। कहते हैं हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब मिलती है जब ठान लिया जाता है। हमारे आज के एपिसोड में देश के ऐसे ही दिग्गजों की बात जिन्होंने अपने हिम्मत, हौसले और जज्बे से हर मुश्किल को मात दी और मजबूत इरादों की बदौलत कामयाबी की नई कहानी लिखी। शो की शुरुआत उस शख्सियत के साथ जिनका बचपन तो बिहार में बीता, मगर आज उनका बिजनेस बेंगलुरु में सेट है और उनकी कंपनी पूरी दुनिया में हिट है। देखिए टेरेक्स इंडिया के MD जयदीप शेखर की इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी। हिंदुस्तान रोज बदल रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते इंडिया को मजबूत सपोर्ट दिया है टेरेक्स ने, वो कंपनी जिसने 21वीं सदी की शुरुआत में विकासशील भारत को नई दिशा दी और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की दशा बदल कर रख दी। 2010 के दौरान जब हिंदुस्तान ने नई ऊर्जा के साथ करवट लेनी शुरू की तो वर्ल्ड की मशहूर लिफ्टिंग एंड मटेरियल प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी टेरेक्स ने इंडिया में कदम रखा, जिसका श्रेय जाता है टेरेक्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जयदीप शेखर को। This business Terex has been doing in this country for more than last 20 years. Our business started primarily by importing these machines from our factories in the UK and in the USA. That was a period around 1996-97, right? And then in 2007-8, as a business, we decided to give, seeing the opportunities which are present in India for the mining and the construction segment, we decided to put up our own factory in India. किसने सोचा होगा कि बिहार के छोटे से शहर में जन्मे और पिता की ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से अलग अलग जगहों पर पढ़ाई करने वाला एक शख्स भविष्य में वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में शामिल टेरेक्स को इंडिया में स्थापित कर पाएगा। मगर कहते हैं कि बाधाएं तब नजर आती हैं जब आप अपनी नजर लक्ष्य से हटा लेते हैं और आप वही हासिल करते हैं जिसकी कल्पना आपका दिमाग करता है। So when we started this company, obviously the immediate goal was that we want to reduce the imports into the country. We want to kind of give our customers access to the world-class technology being made in India. We wanted to obviously invest in India so that we can take the benefit of the supply chain which is available here, to take the benefit of all the the manpower, the skilled labor which is available here in the market. So that was our main aim when we started in 2008. आपको बता दें कि टेरेक्स सॉल्यूशंस के नाम से मशहूर ये मल्टीनेशनल कंपनी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनिंग और माइनिंग सेक्टर के प्रोडक्ट तैयार करती है और 21वीं सदी के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान में सड़कें, हाईवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी शुरू हो गए थे, जिसका फायदा जयदीप शेखर को हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार कंपनी शुरू हो गई तो उनकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, बल्कि उनकी तो शुरुआत ही चुनौतियों से हुई। दरअसल जयदीप शेखर ने टेरेक्स इंडिया को माइनिंग सेक्टर की मशीन मैन्युफैक्चरर कंपनी के तौर पर लॉन्च किया, मगर 2010-11 के दौरान भारत सरकार ने माइनिंग पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी का काम ठप पड़ गया। मगर उन्होंने अचानक आई इस मुसीबत को भी मौके के तौर पर लिया और अपने माइनिंग बिजनेस को कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बदल दिया। लेकिन मुसीबतों का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 2020 में जब कोरोना ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया तो उसका असर बाकी बिजनेस की तरह टेरेक्स इंडिया पर भी पड़ा। And that was the same time when in India there was a lot of focus in the national highway development program given by the government. So over the last in the next few years time after the mining ban, we focused a lot on the construction side of the business, right? The next downturn we have seen obviously in the last year, when the COVID has hit, and that is a period which nobody had expected that the business will go down to that extent. हालांकि जयदीप शेखर ने अपना जज्बा बरकरार रखा और कोरोना काल की मुश्किलों से निपटने का भी तरीका ढूंढ निकाला, चाहे प्लांट में मशीन तैयार करना हो या फिर कस्टमर्स को सर्विस और सजेशन प्रोवाइड करना। जयदीप शेखर ने पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के मंत्र को हथियार बनाया और हर मुसीबत से भिड़ गए। This pandemic which has happened in the last 7-8 months time has also forced us to look into different ways and means of connecting with our customers, and one of the ways we have kind of done is that we have speeded up our focus on digitization.
We have speeded our focus on embracing new communication tools so that again our team can be in touch with our customers. पिछले 12 साल में टेरेक्स इंडिया हिंदुस्तान में मजबूती से पांव जमा चुका है। महज एक दशक में बिजनेस को सिंगल ब्रांड से मल्टी ब्रांड बनाया, क्रशिंग और स्पिनिंग से क्रेन सेक्टर में आए और अब इनकी नजर नए प्रोडक्ट्स पर है, जिसे बाकी मशीनों की तरह अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया के बाजारों में एक्सपोर्ट किया जा सके। क्योंकि इंडिया में टेरेक्स का प्लांट शुरू करने की सबसे बड़ी वजह ही यही थी कि इससे पहले इस तरह के प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता था और इंडियन कस्टमर्स की डिमांड थी कि उन्हें स्वदेश में ही तैयार मशीनें मिले ताकि एक्स्ट्रा टैक्स और आफ्टर सेल सर्विस की परेशानियों से निदान मिल सके। We started this factory in 2008, which was primarily meant for machines, the track-mounted machines which are used into the mining segment. But over the last few years' time, we also looked into other opportunities which exist in this vast Indian market, right, which is growing very rapidly in terms of the infrastructure segment also. And we added more product lines like Finlay brand, we added the Terex MPS brand, and then subsequently over the last few years, we have added the Terex washing systems brand. कुल मिलाकर टेरेक्स इंडिया का अब तक का सफर उतार चढ़ाव के बावजूद काफी अच्छा रहा। जयदीप शेखर इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस से शुरू कर लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अब इंडिया से वर्ल्ड को इंपोर्ट करने वाला बिजनेस कर रहे हैं। The government's initiative of Atmanirbhar Bharat, we are also being very thoughtful, and we are also very much focused in terms of ensuring that we localize all the components. We bring all the new technology into this country in order to serve the needs of the customers in India. जाहिर है डिजिटलाइजेशन, स्टाफ सपोर्ट और दूसरी अहम तकनीकों की मदद से टेरेक्स इंडिया अपने कस्टमर को लगातार अच्छी सर्विस देती रही है और कंपनी के एमडी जयदीप शेखर को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कहते हैं कांटों पर चलने वाला शख्स मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटों के कारण पैरों की रफ्तार बढ़ जाती है। मगर हमारे अगले बिजनेस बादशाह ऐसे शख्स हैं जो बिजनेस फैमिली में पले, पॉयनियर इंडस्ट्रियलिस्ट पिता के साय में बढ़े, लेकिन 23-24 साल की उम्र से ही अपने दम पर कुछ करने का जुनून इस कदर हावी रहा कि आज उनका बनाया प्रोडक्ट वर्ल्ड नंबर 1 है। मिलिए बिग बैग्स इंटरनेशनल के सीईओ रवीश कामत से, जिन्होंने बिजनेस इंडस्ट्री में न सिर्फ अपना खास मुकाम बनाया है बल्कि इनका आइडिया पूरी दुनिया पर छाया है। करीब 8 साल पुराना फैमिली बिजनेस। पिता हिंदुस्तान में प्लास्टिक इंडस्ट्री के अगुआ। फिर भी अगर कोई शख्स देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना पाता है तो सही मायनों में वही बिजनेस बादशाह कहलाता है। महज 20 साल पुराने बिग बैग्स इंटरनेशनल का नाम आज इंडिया और एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे महादेशों में भी छाया हुआ है। पॉलीप्रोपिलीन के कंटेनर बैग्स और फैब्रिक तैयार करने के मामले में बिग बैग्स ने जहां एक तरफ चीन को पछाड़ दिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का मुकाम हासिल कर चुकी है। 10 साल पहले हमने जब स्टार्ट किया था, Turkey, Mexico or China were far ahead of us, and it was difficult for us to convince the Europeans and the Americans about the Indian products. But in the last 10 years, I can easily say at least in this product, we have beaten the Chinese hands down. So, for example, in Europe, which is a major market, and America, which is a major market. आज बिग बैग्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैग, कंटेनर बैग, कोनिकल बैग और दूसरे FIBC प्रोडक्ट्स तैयार करती है और इस सेक्टर में वर्ल्ड लीडर है। जब बिग बैग्स इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर रवीश कामत के पिता ने प्लास्टिक इंडस्ट्री के अगुआ के तौर पर इस बिजनेस में कदम रखा और महज 10 से 12 साल में ही कामयाबी के ऐसे आयाम गढ़े कि 1973 में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जहां पे मेरा फादर वाज ए पायनियर इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री वे बैक इन द 1960s, तो ही वाज द फर्स्ट
person to start a plastic monofilament mosquito net in India in 1965, and again the first woven sack made out of polyethylene in 1972. तो इसके लिए उनको राष्ट्रपति का अवार्ड मिला था फॉर इनोवेशन, and that was in 1973 by the then president Mr. B.B. मगर कहते हैं ना कि कामयाबी हमेशा किसी की होकर नहीं रहती। 1987 में कामत फैमिली ने बिजनेस में बड़ा एक्सपेंशन किया। पेपर लिमिटेड वुमेन सैक्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया और जूट मैंडेटरी एक्ट लागू कर दिया, जिससे प्लास्टिक बैग बंद हो गए और साथ ही वो बिजनेस भी बंद करना पड़ा। मगर रवीश कामत ने हार नहीं मानी और अपनी पत्नी रेखा कामत के साथ मिलकर बिग बैग्स कंपनी की शुरुआत की। 1993 में जब बिग बैग्स लॉन्च हुआ तो कंपनी में सिर्फ 10 लोग थे और पहले साल का टर्नओवर महज 50 लाख था, जो आज करीब 500 करोड़ पहुंच चुका है। बोल के कंपनी शुरू किया था in 1993 with just 10 people working for the factory, and ये प्रोडक्ट हमने बनाया था पहले साल में, हमारा टर्नओवर शायद 50 या 60 लाख रुपया था। And slowly we started marketing this product in India with a brand name. We were the first in South India. रवीश कामत ने अपने पिता की सफलता से सीख लेते हुए उनके विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि नई इंडस्ट्री भी खड़ी की। आज बेंगलुरु और मंगलुरु के पास बिग बैग्स की 2 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां 500 किलो से 2 टन तक वजन उठाने में सक्षम FIBC यानी जंबो सैक्स तैयार किए जाते हैं। ये वो तकनीक है जो अमेरिका, चीन, टर्की और यूरोप के देशों में 80 से 90 के दशक में ही इजाद की जा चुकी थी, लेकिन भारत में ये साल 2000 के दौरान बड़े पैमाने पर आनी शुरू हुई। तो ये जो बैग हमने बनाना शुरू किया 2000 में, हम लोग बनाते थे करीबन 500 FIBC पर डे, और आज हम यहाँ पे पहुंच गए हैं कि हमारा फैक्ट्री में बिटवीन आवर 2 फैक्ट्रीज इन मैंगलोर and in Bangalore we produce almost about 35,000 bags every day. हालांकि उस वक्त ना ही तकनीक उतनी विकसित थी, ना ही रॉ मटेरियल मिल पाता था और ना ही हाईटेक मशीनें थी। यहाँ तक कि विदेशों में इंडियन मार्केट का आज की तरह इतना नाम भी नहीं था, जिससे फॉरेन कस्टमर्स का भरोसा हासिल करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। देखिए, एक इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए three things are very important. एक, availability of land at affordable prices, which unfortunately is not there in India. Number 2 is power. पावर का जो क्वालिटी है, पावर का जो रेट है इंडिया में बहुत ज्यादा है। एंड नंबर 3 इज लॉजिस्टिक्स। गवर्नमेंट ने अगर इस पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया तो मेरे हिसाब से हम लोग वी कैन डू मच बेटर देन व्हाट वी आर। रवीश कामत प्लास्टिक काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। उनका मानना है कि इंटरनेशनल मानकों पर खरा उतरने के लिए इंडिया को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल भारत $11 बिलियन का प्लास्टिक एक्सपोर्ट करता है। पीएम मोदी का टारगेट अगले 3-4 साल में $25 बिलियन का है। लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है और पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के साथ की है, जिसका रवीश कामत भी खुलकर समर्थन करते हैं। Digitalization is definitely important. There is no doubt about it. We at Big Bags International had an issue where we were cut off from the world when the Honorable Prime Minister gave a call for a total ban. But thanks to technology, thanks to digitalization, we could still remain connected with our customers all over the world. आज बिग बैग्स इंटरनेशनल अपने सभी मेजर प्रोडक्ट्स कई देशों में सप्लाई करते हैं, जिनमें जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं। और अब रवीश कामत जल्द ही 3 से 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान है। मगर ये कामयाबी एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि जो सपना उन्होंने 23-24 साल की उम्र में देखा था, उसे पूरा करने के लिए उतने ही साल की मेहनत भी की है। और यही सक्सेस मंत्र वो नए एंटरप्रेन्योर को भी देते हैं। और अब सबसे खास शख्स की बात।
यूं तो इन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, लेकिन सेवा भाव की ऐसी मिसाल पेश की है कि आज लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत में उनका नाम शामिल हो चुका है। यह शख्स है मदुरई के अरविंद आई केयर सिस्टम के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्रन, जो ट्रस्ट के पैसों से खड़े किए गए एक अस्पताल को आज दुनिया के नंबर 1 आई केयर इंस्टीट्यूट में तब्दील कर चुके हैं और देश विदेश के लाखों जरूरतमंदों को आंखों के कष्ट से निजात भी दिला रहे हैं। इंसानी शरीर में दिल के बाद आंख की सबसे ज्यादा अहमियत है। दिल धड़कने से अगर हमें जिंदगी मिलती है तो आंखों से इस दुनिया को देख पाते हैं, जहां जिंदगी अपने मुकाम पर पहुंचती है। मानव अंग के इसी अमूल्य हिस्से को नई जिंदगी देता है अरविंद आई केयर हॉस्पिटल, जो पिछले 45 साल से लाखों करोड़ों लोगों को आंखों की परेशानियों से निजात दिला रही है। यह अस्पताल नहीं बल्कि एक शख्स की सेवा धर्म का अलहदा उदाहरण है और उस शख्स का नाम है डॉक्टर वेंकट स्वामी, जिन्होंने 1976 में अरविंद आई केयर की नींव रखी। तो उनके बाद डॉक्टर रविंद्रन जैसी शख्सियत आज भी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। Currently, I am the chairman of Arvind Eye Hospital for the last 10 years. But if you look at my, the way I joined Arvind way back in 1982, when I was like 24-25 years. डॉक्टर वेंकट स्वामी ने जिस अस्पताल को महज 11 बेड के साथ शुरू किया था, आज उस अस्पताल की 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में ब्रांचेस हैं, जहां हर साल करीब 4 से 5 लाख मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है और कुल मिलाकर 6 करोड़ आंखों के मरीजों का इलाज किया जा चुका है। सेवा धर्म की इस अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत हुई साल 1976 में, जब डॉक्टर वेंकट स्वामी सरकारी अस्पताल से रिटायर हुए और उन्होंने एक ऐसा अस्पताल बनाने का फैसला किया जहां आंखों के मरीजों का कम दाम पर सही इलाज हो सके। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर वेंकट स्वामी ने एक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके बाद अरविंद आई हॉस्पिटल बना और उनकी मौत के बाद डॉक्टर रविंद्रन के नेतृत्व में आज भी ये सेवा धर्म जारी है। By that time, Dr. V had passed away in 2006. And in 2010, they wanted the leaders of the organization, who were part of the founding team with Dr. Venkateswamy, wanted to pass on the leadership to the next generation. So they wanted me to take over as a chairman. दरअसल डॉक्टर रविंद्रन 1980 की शुरुआत में ही अरविंद हॉस्पिटल से जुड़ गए थे, मगर फिर मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। मगर अरविंद अस्पताल से डॉक्टर रविंद्रन का किस्मत कनेक्शन ऐसा जुड़ा था कि एक बार फिर उन्हें मदुरई आना पड़ा। When I joined, Arvind was a small organization. It was a single location hospital located only in Madurai. कहते हैं अगर सेवा भाव से कोई काम किया जाए तो संसार की कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती, और ऐसा ही अरविंद हॉस्पिटल के साथ भी हुआ। एक बिल्डिंग से शुरू हुआ सफर आज दक्षिण भारत के दर्जनों शहर तक पहुंच चुका है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का अंधेरा दूर कर रहा है। और ये मुहिम डॉक्टर वेंकट स्वामी ने तभी शुरू कर दी थी जब यह अस्पताल भी नहीं था। Very passionate about eliminating people who are needlessly blind. Like people who are blind due to cataract, they need not remain blind because there is a surgery, they can get back the vision. And that has been his passion right from the beginning. Even at this, when he was in the government service, he was a pioneer in putting in place a community outreach eye camp in Tamil Nadu. सिर्फ वेंकट स्वामी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी लाखों करोड़ों की दौलत ठुकराकर सेवा भाव के साथ इस मुहिम से जुड़े रहे। इन तमाम लोगों की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज मदुरई का अरविंद आई केयर इंडिया के लिए मिसाल बन चुका है और पूरी दुनिया में इसके नाम के चर्चे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ना तो किसी आई हॉस्पिटल में एक साथ इतने डॉक्टर्स हैं और ना ही एक जगह पर रोजाना आंखों के इतने मरीजों का इलाज हो रहा है। Today, as a result, today we have about 150 postgraduates in all our hospitals, and we have another 200 people, after their post-graduation, doing their, subspecialty fellowship. So that has made, his ambition of reaching everybody, which, for which you needed more people. We also got into training, which has made Arvind one of the largest
eye care training organization in the world. आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे तमिलनाडु में 40 से 42% कैटरेक्ट सर्जरी अरविंद केयर में की जाती है, जो देश भर का 4 से 5% है, और अगर दुनिया में देखें तो 1.4% के करीब है। खास बात है कि ये सब कुछ सेवा भाव के साथ किया गया, किसी लोभ के कारण नहीं, जिसका सबूत है यहाँ 50% से ज्यादा मरीजों का फ्री में इलाज होता है, जबकि बाकियों का बेहद कम फीस पर। और अब तो अरविंद हॉस्पिटल दूसरे अस्पतालों में भी अपने ट्रेंड डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर वेंकट स्वामी का मानना था कि सिर्फ जरूरतमंद बीमारों की सेवा करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि बीमारों का अस्पताल तक पहुंचना भी जरूरी है। Today, you'll be surprised that we are supporting 360 eye hospitals, okay, across the world. About 260-270 eye hospitals are in India. अरविंद अस्पताल से जुड़ा हर कर्मचारी इस संस्थान को समर्पित है, मरीजों की सेवा के लिए दिन रात लगा है, और डॉक्टर रविंद्रन समर्पण की यही सीख मेडिकल सेक्टर से जुड़े तमाम लोगों को भी देते हैं। You want to build higher, your foundation has to go really deep into the earth, okay, and you know how strong the earth is also. I mean, so for an organization, it is the values you bring into the organization, and that values, you know, personal values. I'm saying, as a person, what is the value you bring into the organization is going to build the culture. चाहे टेरेक्स इंडिया के जयदीप शेखर हो या फिर बिग बैग्स इंटरनेशनल के रवीश कामत और अरविंद आई केयर के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्रन, ये तीनों भले ही अलग अलग क्षेत्र के हैं, इनके बिजनेस और सर्विस भले ही अलग अलग हों, मगर इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समाज में जो बदलाव लाए हैं, उनके लिए TV9 भारतवर्ष इन्हें सलाम करता है।